तो बीजेपी के सीएम उम्मीदवार बना दी गई हैं किरण बेदी। औपचारिक ऐलान बीजेपी की तरफ से इस बात का कर दिया गया है। क्या है दिल्ली जीतने का किरण बेदी का मंत्र? क्या बीजेपी के सभी नेताओं को साथ लेकर किरण बेदी दिल्ली में बीजेपी को जीत दिला पाएंगी? क्या किरण बेदी ही दिल्ली की मुख्यमंत्री बनेगी? इन तमाम मुद्दों पर किरण बेदी से बात की एबीपी न्यूज संवाददाता प्रफुल्ल श्रीवास्तव ने। हम आपको बता दें कि जब किरण बेदी से एबीपी न्यूज ने बात की थी, उस वक्त तक बीजेपी ने उन्हें सीएम उम्मीदवार बनाने का ऐलान नहीं किया था। दिल्ली में चुनावों की घोषणा हो चुकी है और चुनावी माहौल काफी गर्म है, लेकिन इस चुनावी माहौल के बीच में एक नाम जो पिछले दिनों में काफी ज्यादा चर्चा में है वो है किरण बेदी का, जिन्होंने हाल ही में बीजेपी ज्वाइन किया और हमारे साथ हैं। किरण जी, बड़ी देर कर दी आते आते। आप जो आपके ट्वीट्स थे और जिस तरह से आपकी बातें थी वो कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ झुकाव दिखाती थी, आने में वक्त लग गया? नहीं, पॉलिटिकल लाइफ नहीं, मेरा पॉलिटिकल लाइफ नहीं, पब्लिक लाइफ ज्यादा पब्लिक हो गई जब हम लोगों ने 2010 से पुराने स्कैम्स के खिलाफ आवाज उठाई, जब हम आंदोलन में आए एंटी करप्शन के, तब से फर्क पड़ा। तब तक तो मैं काम ही अपना करती थी। सो इसलिए वो उसमें पब्लिक लाइफ में एक कॉज के लिए आई, लेकिन जैसे वो पॉलिटिकल बना मैं हट गई और लेकिन अन्ना के साथ जुड़ी रही जब तक कानून नहीं आया। जब कानून आ गया मेरा काम खत्म हो गया। मैंने सोचा वो अब हमारा कर्तव्य पूरा होगा, क्योंकि जिस कर्तव्य के लिए, जिस मकसद के लिए हमने वो आंदोलन किया था, वो मकसद पूरा हो गया था दिसंबर 2012 तक। सो दैट्स वाई उसके बाद मैं अपने समर्पण पे जो पब्लिक सर्विस करती हूँ, मेरी दोनों एनजीओज है, पब्लिक स्पीकिंग है, राइटिंग है, रीडिंग है, उसमें मैं लगी रही। लेकिन जब आप अन्ना के आंदोलन के बाद अरविंद केजरीवाल ने अपनी पार्टी शुरू की तो आपने कहा था कि अरविंद जो है वो ऐसे रास्ते पे गया जिस पर अन्ना की सहमति नहीं थी, पार्टी बना दी, राजनीति में चले गए। लेकिन अब आप भी आई, तो क्या आपको नहीं लगता कि आपने भी वो रास्ता छोड़ दिया अन्ना का? बिल्कुल नहीं। जब तक कानून नहीं आया लोकपाल, मैं अन्ना के साथ अनशन किया और जब सर्वसम्मति से लोकसभा में पास हो गया कानून, आपको याद होगा लोकसभा में सुषमा स्वराज जी उसको लीड किया, हमने लाइव डिबेट देखी थी, और राज्यसभा में अरुण जेटली जी ने लीड किया और सारी पार्टीज ने उसके बाद समर्थन भी किया, सवाए एक पार्टी, समाजवादी पार्टी। हमें कानून मिल गया और बहुत जश्न मनाया। दिसंबर की बात है 2012 की, और हमारा जो मकसद था हल हो गया, खत्म। उसके बाद राजनीति से मेरा क्या मतलब? लेकिन अब तो आप राजनीति में हैं आप तो, लेकिन वो सवाल फिर उठता है क्योंकि अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि हम पर सवाल पूछे गए, तब आप पर भी सवाल उठेंगे। प्लीज पूछ लो। तो वही पूछा जा रहा है कि अन्ना ने जब कहा था कि राजनीति में नहीं जाना चाहिए, अच्छी जगह नहीं है, दलदल है, तो फिर अब आप भी राजनीति में आ गई। उन्होंने सही लोकपाल आने से पहले छोड़ दिया और उल्टा चले गए प्रधानमंत्री के खिलाफ लड़ने, तो उनकी राजनीति अलग हो गई थी। तो इसलिए मेरा और उसका कोई सिचुएशन है, दोनों में बहुत फर्क है। अरविंद केजरीवाल के ही में उन्होंने जो बात कही है, उन्होंने पहले कहा था आप पर किसी तरह का आरोप टिक्का टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन अब उन्होंने कहा है कि आप एक पैराशूट से जो जरिए जो है दिल्ली के चुनाव में लाई गई हैं एंड पहले, और अब आप एक पैराशूट कैंडिडेट होंगी और जो कि सीएम के तौर पर जिसे बीजेपी, ये शब्द उन्हीं को आते हैं, मुझे नहीं आते। आप उस पर कुछ भी टिप्पणी नहीं करेंगे? नहीं, मैंने आपने देखा है मुझे कोई भी किसी की ऐसी बात, इन्हीं की बात क्यों, और भी अगर कोई क्वेश्चंस करते थे, आप टेलीविजन वाले मुझे कांटेक्ट करते थे कि टिप्पणी करो, मैं कहती थी नहीं ये उनका विचार है, तो मैं उस विचार पर, हर विचार पर जरूरत नहीं होता टिप्पणी करने का। एक और सवाल ये मैम, ये कि अन्ना से आपकी बात हुई थी क्या जब आपने बीजेपी ज्वाइन करने का फैसला किया या ज्वाइन करने वाली थी, तब आपकी अन्ना से बात हुई? क्योंकि आप तो अन्ना के साथ रही। अन्ना से मैं बहुत दिनों के लिए ट्राई कर रही हूँ, अन्ना के साथ संपर्क हो नहीं पाया। लेकिन कहा यह जा रहा है कि अन्ना नाराज हैं आपसे, उन्होंने आपने उनसे बात नहीं की। अन्ना को जब पता चल जाएगा कि क्या इसके पीछे ये त्याग है कि सत्ता है, ये त्याग मांग रहा है कि सत्ता मांग रहा है, बता दीजिए। एबीपी न्यूज देख रहे होंगे। अन्ना को जब पता चल जाएगा कि ये त्याग की जिम्मेवारी है, ये सत्ता की जिम्मेवारी नहीं है। मैंने 40 साल टॉप डीजीपी रैंक तक सत्ता देखी है और फिर सेवा के रूप में 26 साल सेवा की है, तो सत्ता और सेवा जुड़ी रही है मेरे साथ। सत्ता सेवा के लिए ही थी। रिफॉर्म कैसे हुए पुलिस में? 2 स्वयंसेवी संस्था, कोई भी सर्विंग पुलिस ऑफिसर आज भी इतिहास में जिसने सर्विंग ऑफिसर होते हुए गरीबों के लिए, झुग्गी झोंपड़ियों के काम के लिए बच्चों को स्कूल भेजा, महिलाओं को सुधारा, उनको कामकाज दिया, मुझे बताओ एक भी उदाहरण शायद मुश्किल होगा। इसके बाद इतिहास बनता गया, मेरे बाद मेरे पुलिस के कॉलीग्स ने एक संस्था खोली, लेकिन मैंने खोली 1986 में, तो पुलिसिंग भी की, साथ में सुधार भी किया और
और साथ में सुधार पुलिसिंग में भी किया, तो उसके बाद बाकी ट्रेनिंग भी की। तो मैं आपको ये कह रही हूं कि मेरे साथ सुधार और समाज सेवा साथ साथ जुड़ी रही, ये एक सिक्के के दो हिस्से रहे मेरे लिए। आगे बीजेपी में भी जारी रहेगा आपके साथ? तो आप बीजेपी में बिल्कुल। देखिए, ये सत्ता सुधार की होती है। सत्ता का मतलब सेवा, सत्ता का मतलब ये पब्लिक का जो काम मिलता है ये सेवा मांगता है, त्याग मांगता है, ईमानदारी मांगता है और बहुत सबको जोड़ के सबको लेके चलना ले जाता है। मेरे पास ये जो 40 इयर्स का एक्सपीरियंस है, मैं समझती हूँ समय आ गया था कि अब एक कुदरत से आया, अब मैं इसको अपने शहर को समर्पण करूं कि किस लिए? अपने लिए नहीं, इंडिया फर्स्ट के लिए, जो हमारे मोदी जी ने पहले कहा था इंडिया। और मैं तब से वो ट्वीट कर रही थी, इंडिया फर्स्ट, इंडिया। मुझे बहुत खुशी होती थी और मैं उस इंडिया फर्स्ट के साथ जुड़ गई थी। फिर अब मेरे दिमाग में आया दिल्ली फर्स्ट और दिल्ली लास्ट। दिल्ली फर्स्ट क्योंकि दिल्ली लास्ट में इस वक्त दिल्ली के पास 1 साल से कोई पॉलिटिकल गवर्नेंस थी नहीं, एडमिनिस्ट्रेटिव गवर्नेंस थी डायरेक्टली, पॉलिटिकल गवर्नेंस तो नहीं थी डायरेक्ट। और ब्यूरोक्रेट्स इनडायरेक्ट गवर्नेंस और डबल गवर्नेंस से काम ही नहीं होता। जब तक आप पॉलिटिकल गवर्नेंस सीधा नहीं बैठे, ब्यूरोक्रेट से काम नहीं कराए, सड़कों में नहीं चले, लोगों से संपर्क नहीं करें, कैसे काम होगा? तो इसलिए मेरे मन में आया और जब मेरे पास एक इन्विटेशन आया कि आप सोच लो, मैंने अपने लिए समय दिया, सभी अपने समर्थकों से, अपने सपोर्टर से, अपनी संस्थाओं से, अपने परिवार से, लेकिन इसको जब समझा और उन्होंने एक ही मैसेज दिया कि अभी तक तुम इतने दायरे में कर रहे हो, दायरा बढ़ा लो। इसको दायरा ही बढ़ाओगे ना, 24 घंटे में दायरा बढ़ा के करो और वही चीज एक्सपैंड करो, क्योंकि आज आधी दिल्ली को ये चाहिए जो मैं करती आई हूं। लेकिन आप इसे दायरा बढ़ाना, खासकर विरोधी जो है वो कुछ और कह रहे हैं, खासकर अनऑथराइज्ड कॉलोनीज में। ऑथराइज कॉलोनीज में सर्विसेज है जो और बेटर हो सकती है, लेकिन अनऑथराइज कॉलोनीज में तो सर्विसेज शुरू करनी पड़ेंगी। सो आधी दिल्ली को जो हमारी अनऑथराइज कॉलोनी है उनको वो सारी राहत, एम्यूनिटीज, इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की तार जोड़नी, अलाइनमेंट जोड़नी, एक लेवल में आना बहुत जरूरी है। अगर हम धरने करते रहेंगे उनके खिलाफ, अगर हमारी कड़ी नहीं जुड़ी तो धरने, एजिटेशन, तू मैं, आरोप पर आरोप और कह देना मैं नहीं कर पा रहा, पैसे नहीं। मेरी बात सुनिए कंप्लीट, ये बहुत बड़ी चुनौती है। ये एक त्याग मांग रही है, समर्पण मांग रही है, सेवा मांग रही है, जिसको जो मैं करती आई हूं। मेरी पुलिस की सर्विस ये थी, मेरा प्रशासन की सर्विस यही थी। सो मैं दिल्ली को देने के आई हूं 40 साल का प्रशासन का एक्सपीरियंस और दूसरा 26 साल का समाज सेवा के साथ जुड़े रहना। लेकिन आपके विरोधी कह रहे हैं कि आपको एन चुनाव से पहले इससे लाया गया है कि अगर बीजेपी इस चुनाव में खराब प्रदर्शन करती है तो हार का ठीकरा नरेंद्र मोदी पर नहीं, किरण बेदी पर फोड़ा जाए। मेरा ख्याल उनको विश्वास नहीं था कि मैं कंसिडर कर लूंगी, लेकिन मुझे कंसिडर करने के लिए सिचुएशन ऐसी बन गई थी कि मैं चाहती थी कि मेरी दिल्ली बच जाए जल्दी दोबारा किसी इलेक्शन से। दोबारा इलेक्शन के करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, हजारों लोग ड्यूटी छोड़ के दूसरी ड्यूटीज करते हैं, सारी डेवलपमेंट खड़ी हो जाती है। 1 साल से हमारी डेवलपमेंट नेचुरली पॉलिटिकल लीडरशिप डायरेक्टली ना होने से कमजोर रही, कड़ी रही ना। तो ये मुझे नजर आया कि फिर मेरे मन में प्रश्न आया, क्या मैं अपनी दिल्ली के लिए कुछ और दे सकती हूँ? जिस दिल्ली को मैं बहुत प्यार करती, जिस दिल्ली में मैं 1974 से हूँ, कितने साल हो गए 1974 से, जिसमें मैंने सारी दिल्ली में काम किया, ईस्ट दिल्ली में काम, मैंने सारी दिल्ली, ट्रैफिक जब था सबसे ज्यादा मैंने काम गाजियाबाद के बॉर्डर को खुलवाया था उन दिनों में, जो बड़ी राहत मिली थी उस वक्त ट्रैफिक में। सो तब मैं सारी दिल्ली की सेवा करती थी, सुबह निकलती थी, रात तक जाती थी और सारी दिल्ली घूमती थी। फिर मुझे पास वेस्ट दिल्ली की जिम्मेवारी मिली, फिर मुझे नॉर्थ दिल्ली की जिम्मेवारी मिली, फिर ऐसे ऐसे मुझे दिल्ली की जिम्मेवारियां मिलती गई। तो मैं ये कहूंगी कि ये शायद उनको मालूम नहीं था कि मैं हाँ भी कर दूंगी, लेकिन ये आश्चर्य मुझे भी है और बड़ी खुशी है कि मैंने विलिंगली हाँ कर दी। यही है पूर्ण सेवा और समर्पण की। लेकिन आपने जब हाँ की है तो आपको नहीं लगता कि जो संगठन है बीजेपी, उसमें बहुत सारे लोग सीनियर लोग थे, उनको कहीं ना कहीं पीछे करे, क्योंकि आपका नाम अघोषित ये है, अभी आप सीएम उम्मीदवार की घोषणा नहीं हुई लेकिन माना यही जा रहा है, तो आपको नहीं लगता कि संगठन में कुछ लोग पीछे छूट गए जो सीनियर थे और इसकी चर्चा भी हो रही है? संगठन है, आप सब सही कह रहे हैं, संगठन है, वो संगठित ही है। परिवार में भी एक आध की बात अलग अलग हो सकती है, लेकिन वे संगठन है और बड़े संगठित है। मैंने जो भी इतने दिन इनको देखा है, सादगी में रहता है, ये बड़े सादगी में काम करते हैं, बड़े त्याग से काम करते हैं। इनका ग्रास रूट वर्कर बड़ा समर्पित है, बहुत समझदार है, बड़ा लगन करता है और करोड़ों रुपए के, करोड़ों लोगों के त्याग से ये सरकार बनती है।
त्याग से, इन्हीं की वजह से आज नरेंद्र मोदी जी वहां पहुंचे हैं। अमित शाह जी की जो लीडरशिप इस वक्त है जबरदस्त संगठित कर रही है। लेकिन इन्हीं में से एक समर्पित नेता जो हैं मनोज तिवारी, उन्होंने कहा है कि वो चाय पे इसलिए नहीं गए क्योंकि अभी आपकी घोषणा नहीं हुई मुख्यमंत्री पद के तौर पर, तो ऐसे में जाना सही नहीं, और कोई हमें 2 दिन पहले आके हमें डिक्टेट करे, ये सही नहीं है। कोई बात नहीं, मैं उनके यहाँ चाय पे चली जाऊं। डॉक्टर हर्षवर्धन आए थे, वो रह गए? नहीं, रह नहीं हो, वो थोड़ा लेट हो गए और मैंने वो बूथ मीटिंग्स में जाना था अमित शाह जी की, तो फिर हमने तो उन्होंने फोन पे संपर्क किया और कहा फिर मिलेंगे, क्योंकि उन्होंने तो मैनिफेस्टो लिखना है, तो हमको मैनिफेस्टो भी समझना है। आपको सीएम के तौर पर पेश किया जाएगा, क्या ये बात का एश्योरेंस आपको मिला है? या क्योंकि आपने जिस तरह से भाषण था बोर्ड की मीटिंग में, पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग में जब तय होगा आपको पता चल जाएगा। जैसे आपने कहा था 9 AM to 9 PM काम करेंगे, सेक्रेटरीज वहां जाएंगे, तो ये तो एक सीएम जो है वो गाइड गवर्नेंस का इनफैक्ट जब मैं प्रधानमंत्री जी को मिली थी तो मैंने सीधा ही पूछा था आपकी गुड प्रैक्टिसेस गुजरात में एज ए चीफ मिनिस्टर क्या रही, और उन्हें 2 जबरदस्त, एक अमित शाह जी ने बताई और आपने बताई प्रधानमंत्री जी ने। एक बताई कि एक दिन हम सिर्फ कार्यकर्ताओं के लिए रखते थे ताकि वो सारा हफ्ते ना इधर उधर आए, जिससे सारी कैबिनेट बैठती थी, सारे की सरकारी डिपार्टमेंट सेक्रेटेरिएट 1 to 1 होता था, ताकि कोई किसको पता है कि उसकी, और आके टोकन ले लेते थे। तो जैसे शुरू करते थे 1:2, अगर किसी का टोकन मान लो 50th है तो उसको पता है घंटे के बाद या 1.5 घंटे तो काम पे जाए तब आ जाए। ये मुझे अमित शाह जी ने बताया कि बोले बहुत सफल हुआ, इसलिए कि बाकी के 5 दिन कार्यकर्ता इधर उधर परेशान नहीं होते थे। ठीक है, दूसरी चीज उन्होंने ये बताई कि ये एक तो ये बताई, दूसरा उन्होंने बोला कि लोगों के लिए भी एक दिन पूरा समर्पित होता था। सो पब्लिक ग्रीवेंस रिड्रेसल के लिए भी पब्लिक एक दिन पूरा, और एक है कार्यकर्ता। बोले बाकी के 5 दिन हम सरकार के डिपार्टमेंट में पूरा काम चलता था। मैं तो तीसरी चीज ऐड कर रही थी कि सुबह 9 बजे जब निकलेंगे तो आप देखेंगे कि आप रिपोर्टें नहीं मांगेंगे, डायरेक्टली देखेंगे ये काम रुका क्यों है, रिसीवर बंद क्यों है, राइट, ये स्कूल में टीचर कहाँ है, बच्चे ड्रॉप आउट क्यों हो रहे हैं, ये बाथरूम काम क्यों नहीं कर रहा है, बाथरूम ठीक क्यों नहीं। तो उसके साथ सरकारी अफसर, मैं आपको बता दूं, यही मैसेज जाने से जब हम सब मिलकर फील्ड में काम करने लग जाएंगे, बड़ी परसेंटेज ऑफ काम आपका ऑटोमेटिकली होने लग जाएगा। जब वो काम उतना हो गया, अब आ जाएगी मेजर इश्यूज को, इनको सॉल्व कैसे करना है। तो मैं समझती हूँ जैसे जैसे काम होगा, ये सरकार जब स्थिर सरकार आएगी, अगर स्थिर सरकार आएगी तो स्टेबल सरकार आएगी। दोबारा इलेक्शन। आप तैयार हैं सीएम बनने के लिए? मैं इंतजार करूंगी पार्टी के निर्णय का। एक आखिरी सवाल ये कि आपने कहा था कि जवाब देना होगा नरेंद्र मोदी को गुजरात दंगों का, क्या जवाब मिल गया? वो जवाब दिया कचहरी ने जवाब दे दिया नहीं है तो ये देखो कचहरी के आदेश से कौन नहीं संतुष्ट होगा। अभी भी बहुत लोग मानते नहीं हैं, अभी भी उन्हें उसके लिए कुछ दहाई लगातार उन पर आरोप लगाए जाते हैं। अरे फिर मैं मेरी ट्वीट ठीक से पढ़ नहीं रहे। आपने देखा ये मोदी जी की फाइल, ये आज से नहीं है, ये मोदी जी की फाइल 18 अगस्त से है 2013। मैं जो वो काम करते हैं उसका मैं रिकॉर्ड रखती हूँ, समझने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि मैं लीडरशिप पे लिखती हूँ, बोलती हूँ, कभी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, कभी ऑक्सफोर्ड जाती हूँ, ये मैं उनको पढ़ती हूँ, समझती हूँ। तो आपको पता है सिर्फ इन्हीं को नहीं, मैं गवर्नेंस को पढ़ती हूँ। और ये गवर्नेंस का पहला आर्टिकल कब है? पहला 18 अप्रैल 2009 से है ये फाइल। और ये 3rd वॉल्यूम है ये गवर्नेंस का, जी का कलेक्ट करती हूँ। और मैं कहूँ यहाँ तक काला है, यहाँ से ठीक हुआ। अगर आपने रिसर्च करनी है तो मेरे पास पूरा रिसर्च मटेरियल है गवर्नेंस का, पिछले कई 2009 से क्या हो रहा है, आओ देख लो, किताब बना लोगे, अपने आप पता चल जाएगा खराब कितना टाइम खराब था और कितना टाइम बदल रहा है। ये मैं पढ़ती हूँ रोज, और इसलिए मैं इसी चीज की कदर करती हूँ। मैंने उस एक डेवलपमेंट जो आज नई विजन आ रही है, ग्रोथ की नई विजन, एक नए भविष्य की तरफ, मैं सिर्फ उसको अपने आप को जोड़ रही हूँ इंडिया फर्स्ट के साथ, दिल्ली फर्स्ट। तो ये थे किरण बेदी जिन्होंने साफ साफ अपने दिल की बात रखी। अब देखना यह है कि इस बात पर लोग कितना यकीन करते हैं और जब नतीजे आएंगे तो कितना भरोसा दिल्ली वाले इन पर करते हैं।